नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और राज्य में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम से पहले तक कांग्रेस राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व में आसान जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन परिणाम ठीक उसके उल्टा हुआ। बता दें कि छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम में सबसे ज्यादा चर्चा साजा विधानसभा सीट की हो रही है, जहां एक आदमी ईश्वर साहू ने भाजपा के टिकट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और भूपेश सरकार में रहे मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया। ईश्वर साहू का रविंद्र चौबे को हराना एक तरह से इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि वो 7 बार विधायक बन चुके हैं। वहीं इसके ठीक उल्टा अगर हम ईश्वर साहू की बात करें तो उन्होंने इस चुनाव से पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरे जिले में आने वाले साजा विधानसभा क्षेत्र में इसी साल अप्रैल महीने में सांप्रदायिक हिंसा की खबर आई थी। इस हिंसा में ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। बेटे को खोने वाले ईश्वर साहू को भाजपा ने कांग्रेस के दिग्गज रविंद्र चौबे के खिलाफ साजा सीट से टिकट दिया। कहा जाता है कि उन्होंने भावनात्मक ढंग से ये चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की है। ईश्वर साहू ने विधानसभा चुनाव लड़ा और 5000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ईश्वर साहू को यहाँ 1,01,789 वोट मिले, जबकि रविंद्र चौबे को 96,593 वोट पर ही सिमट के रह गए। दोनों के बीच में 5196 वोटों का अंतर रहा। आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव के दौरान बेमेतरा और कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस को हमेशा घेरती रहती है। इसे देखते हुए ही बीजेपी ने रायपुर से 110 किलोमीटर दूर बिरनपुर में रहने वाले मजदूर ईश्वर साहू को टिकट दिया था। ईश्वर साहू का बेटा यहां पर सांप्रदायिक दंगों के दौरान मारा गया था। बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को हरा दिया। छत्तीसगढ़ की साजा सीट पर करीब 60,000 साहू वोटर हैं, जो कि निर्णायक साबित होते हैं। भाजपा ने इन वोटरों को ईश्वर साहू के पक्ष में करने की पूरी कोशिश की। जब चुनाव के परिणाम आए तो ईश्वर साहू को कुल 1,01,789 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के रविंद्र चौबे को 5297 वोटों से हराया। रिपोर्ट की माने तो ईश्वर साहू ने अपने जीवन में सरपंच का भी चुनाव कभी नहीं लड़ा है। बता दें कि साजा में प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि ईश्वर साहू सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई के प्रतीक हैं। अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो उनके बेटे भुवनेश्वर साहू के हत्यारे को जेल भेजा जाएगा। साजा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले ईश्वर साहू के बेटे की मौत साजा विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल 2023 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां एक स्कूल में मारपीट की घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। इन दंगों में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ईश्वर का बेटा भुवनेश्वर साहू भी एक था। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने भुवनेश्वर के परिवार को मुआवजे के तौर पर सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन भुवनेश्वर ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद ही भाजपा ने ईश्वर साहू को टिकट दिया था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने भी ईश्वर साहू की जीत की चर्चा की है। उन्होंने लिखा कि ये छत्तीसगढ़ भाजपा के विधानसभा उम्मीदवार ईश्वर साहू हैं। इन्होंने कांग्रेस के 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे को हराया है। इनका बेटा भीड़ की हिंसा में मारा गया और हमेशा की तरह कांग्रेस दंगाइयों का समर्थन कर रही थी। आज ईश्वर ने लोकतांत्रिक लड़ाई में अन्याय का बदला लिया है। बधाई हो। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। POK पर अमित शाह ने एक बार फिर वो ऐलान कर दिया जिसे सुनकर फिर से पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश करते हुए एक बार फिर दोहराया कि POK हमारा है और सारा का सारा है।
उन्होंने बताया कि कैसे ये नया बिल कश्मीर और पीओके से विस्थापित हुए लोगों को न्याय दिलाएगा। हर प्रताड़ित कश्मीरी याद रखेगा कि पीएम मोदी ने उनके लिए क्या किया है। बता दें कि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मुद्दे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। अमित शाह का कहना था कि जम्मू कश्मीर को नेहरू की 2 गलतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। पहला, युद्ध विराम की घोषणा करना और दूसरा, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिनों के बाद युद्ध विराम होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। हमारे आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले जाना चाहिए था। इसे देश की इतनी सारी जमीन खोना एक बड़ी भूल थी। इसके साथ ही शाह ने यह भी कहा कि पीओके हमारा है। उन्होंने कहा कि वहां 24 सीटें आरक्षित हैं। आपको बता दें कि संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था, जिसके बाद से लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने सदन में वॉकआउट कर दिया। लेकिन अमित शाह के इस बयान को लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर पलटवार किया है। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, अब जरा ये सुनिए। कभी कबूल नहीं करें, चलता है, सियासत है। सर यूएन में मामला लेके गए और कश्मीर के जो हालात पैदा हुए। देखिए, आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया। देखिए, उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहां पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ थे। आज जो बिल पास हुआ है, दहशत का माहौल सुनिए, अगर वो फौज उस वक्त राजौरी और पुंछ को नहीं बचाती तो आपका राज्य पुंछ भी चला गया होता। उसको बचाने के लिए वो फौज को डाइवर्ट किया गया उस वक्त। अच्छा फारूक साहब, क्या 370 आने के बाद कश्मीर के माहौल बेहतर हुए? दहशत का माहौल जो है वो खत्म कर दिया, और आज दहशत का माहौल खत्म कर दिया। मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहां पे, कितनी फौज है, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो मेरे वक्त में नहीं थी। आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पलटवार किया है। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिंदुस्तान का बहादुर बताकर तंज कसा और चुनौती भी दे दी। उन्होंने कहा कि पीओके से एक सेव लाकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो 2024 के चुनाव से पहले पीओके को छीन लाओ, सारे देश के वोट बीजेपी को मिलेंगे। मेरे बात ढंग से अगर आप लोग दिखाओगे तो मैं जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि
आप सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ हमेशा जी रूबारू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए नेहरू ने गलती की, जैसे कि अमित शाह जी ने और सारे बीजेपी पार्टी ने दशकों से शिकायत दर्ज करते रहे, यही है ना बात। तो मुझे कहने का मतलब, सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन, सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। और इसके चलते मैं ये भी कहना चाहते हैं, आज पीओके की सीने चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जब पीओके के चीर कर बन रहे हैं, तो मोदी जी अमित शाह भी क्यों म्यू म्यू कर रहे हैं, क्यों चुप पिसाते हैं? इतना G7 में जाते हो, संघाई कोऑपरेशन में जाते हो, G20, G24, 420 बहुत कुछ होने वाला है। तो किसने रोका इन लोगों को कि पाकिस्तान और चाइना के बीच पीओके की सीना चीरकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्यों कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? पीओके छीन के तुम लाके दिखाओ कि जो कांग्रेस ने नहीं कर पाए वो हम करके दिखाए हैं। एक सेब तो कम से कम लाया करो पीओके से। यहां बड़ी बड़ी बहादुरी करते हैं। जब लद्दाख में अतिक्रमण हो चुके हैं, गलवान की घटना सबको जानकारी है, तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? ना चीन घुसे हैं, ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुरों हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में, चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।